नमस्कार। चलिए आज इतिहास के एक ऐसे मोड़ पर चलते हैं, एक ऐसा चौराहा जहां एक बहुत बड़ा साम्राज्य, समझ लीजिए ताश के पत्तों की तरह बिखर रहा था और उसकी राख से ना कई नई ताकतें पैदा हो रही थीं। ये कहानी है 18वीं सदी के भारत की। एक ऐसा दौर जब व्यापारी अचानक शासक बन बैठे और हिंदुस्तान का नक्शा हमेशा हमेशा के लिए बदल गया। इस पूरी कहानी की शुरुआत होती है एक तारीख से, साल 1707। इसी साल मुगल बादशाह औरंगजेब की मौत हुई और ये मौत उस विशाल साम्राज्य के ताबूत में आखिरी कील साबित हुई, जिसने सदियों से हिंदुस्तान को एक धागे में पिरोया हुआ था। सोचिए, एक इंसान की मौत ने पूरे उपमहाद्वीप में जैसे भूचाल ला दिया। औरंगजेब की मौत ने हवा में एक बहुत बड़ा सवाल छोड़ दिया। अब हिंदुस्तान पर राज कौन करेगा? ये सिर्फ एक सवाल नहीं था, बल्कि ये वो वजह थी जिसके इर्द गिर्द 18वीं सदी का हर युद्ध, हर संधि और हर साजिश बुनी गई। तो इस सफर में हम क्या क्या देखने वाले हैं? सबसे पहले मुगलों का पतन और नए राज्यों का उदय। फिर देखेंगे कि कैसे बंगाल अंग्रेजों के हाथ लगा। दक्षिण में चलेंगे जहां मैसूर एक बड़ी चुनौती बना। फिर उत्तर पश्चिम में सिख साम्राज्य का दौर देखेंगे और आखिर में समझेंगे कि कैसे अंग्रेज सब पर हावी हो गए। तो हुआ ये कि जैसे ही दिल्ली में मुगल सत्ता कमजोर पड़ी, उन्हीं के सूबेदार, उन्हीं के गवर्नर अपनी अपनी आज़ादी का ऐलान करने लगे। ये एक तरह का डोमिनो इफेक्ट था। एक बड़े साम्राज्य के मलबे पे कई नई ताकतों का जन्म हो रहा था। और पता है, ये सब कुछ हुआ एकदम बिजली की रफ्तार से। सोचिए जरा, औरंगजेब की मौत के बस 15 साल के अंदर ही 1722 में सादत खान ने अवध को अलग कर लिया, मुर्शिद कुली खान ने बंगाल में अपना राज कायम कर लिया और फिर 2 साल बाद 1724 आते आते निजामुल मुल्क ने हैदराबाद को एक आज़ाद रियासत बना दिया। मतलब मुगल साम्राज्य नक्शे पर देखते देखते बिखरता जा रहा था। इन सभी नए राज्यों में सबसे अमीर और सबसे ताकतवर था बंगाल। अपनी जबरदस्त दौलत की वजह से इसे भारत का स्वर्ग कहा जाता था। लेकिन यही दौलत उसके लिए एक अभिशाप बन गई और ईस्ट इंडिया कंपनी की नज़रों में वो पहला और सबसे बड़ा निशाना बन गया। बंगाल के नवाब अली वर्दी खां अंग्रेज़ों की फितरत को बहुत अच्छे से समझते थे। उन्होंने अंग्रेज़ों की तुलना मधुमक्खियों से की थी। उनका ये कहना अंग्रेज़ों और नवाबों के बीच के उस नाजुक और तनाव भरे रिश्ते को एकदम साफ साफ दिखाता है। वो जानते थे कि इन व्यापारियों से निपटना कितना खतरनाक हो सकता है। ये तनाव तब एकदम से बढ़ गया जब सिराजुद्दौला नवाब बने। हुआ ये कि अंग्रेजों ने उनकी इजाजत के बिना ही कलकत्ता की किलेबंदी शुरू कर दी। नवाब को ये बात पसंद नहीं आई और उन्होंने हमला कर दिया, जिससे ब्लैक होल की घटना हुई। अब इस घटना में सच्चाई कितनी थी, यह बहस का विषय है, लेकिन अंग्रेजों को तो बस एक बहाना चाहिए था और ये घटना उन्हें प्लासी के युद्ध के लिए मिल गया। तो 1757 में प्लासी में जो हुआ ना, वो एक लड़ाई कम और एक बहुत बड़ा धोखा ज्यादा था। एक तरफ थी नवाब सिराजुद्दौला की बहुत बड़ी सेना और दूसरी तरफ रॉबर्ट क्लाइव की मुट्ठी भर फौज। लेकिन क्लाइव का असली हथियार तोपें नहीं थी, बल्कि साजिश थी। उसने नवाब के ही सेनापति मीर जाफर को अपनी तरफ मिला लिया था। इसलिए ये बात याद रखना बहुत जरूरी है कि प्लासी कोई सैन्य जीत नहीं थी, ये एक सोची समझी साजिश थी। और यहीं से अंग्रेजों ने उस फूट डालो और राज करो की नीति की नींव रखी, जिसने आगे चलकर उन्हें पूरे भारत का मालिक बना दिया। लेकिन अंग्रेजी राज की असली सैन्य नींव वो रखी गई 1764 में, बक्सर के युद्ध में। और इस बार कोई धोखा नहीं था, कोई साजिश नहीं, ये थी एक सीधी लड़ाई। एक तरफ थे मुगल बादशाह, अवध के नवाब और बंगाल के हटाए गए नवाब, मतलब एक तगड़ा गठबंधन। और दूसरी तरफ थी हेक्टर मुनरो की ब्रिटिश सेना। और इस लड़ाई में अंग्रेजों को मिली एक जबरदस्त निर्णायक जीत। नतीजा क्या हुआ? इलाहाबाद की संधि। इसी संधि ने कंपनी को बंगाल, बिहार और उड़ीसा में दीवानी यानी टैक्स वसूलने का हक दे दिया। बस यहीं से वो व्यापारी से शासक बन गए। अच्छा, अब बंगाल से जरा दक्षिण की तरफ चलते हैं। वहां एक और ताकतवर राज्य मैसूर अंग्रेजों के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती बनकर उभर रहा था। मैसूर की इस चुनौती का चेहरा थे हैदर अली। कमाल के इंसान थे। एक मामूली सिपाही से तरक्की करते करते शासक बने थे और एक बेहतरीन मिलिट्री स्ट्रैटेजिस्ट थे। उन्होंने ये साबित कर दिया कि अंग्रेजों की फौज को हराया जा सकता है। वो अंग्रेजों को एक बड़ी युद्ध में हराने वाले पहले भारतीय शासक बने।
पहले आंग्ल मैसूर युद्ध में तो हैदर अली ने अंग्रेजों को बुरी तरह हराया और उन्हें मद्रास की संधि साइन करने पर मजबूर कर दिया, जो अंग्रेजों के लिए काफी अपमानजनक थी। दूसरा युद्ध भी जोर शोर से चल रहा था, लेकिन 1782 में युद्ध के दौरान ही उनकी मौत हो गई। लेकिन लड़ाई खत्म नहीं हुई। अब कमानाई उनके बेटे टीपू सुल्तान के हाथों में। और अब कहानी में आते हैं टीपू सुल्तान। नाम तो सुना ही होगा, मैसूर का शेर। वो सिर्फ एक बहादुर योद्धा नहीं थे, बल्कि एक दूर की सोचने वाले एक मॉडर्न शासक थे। और शायद यही वजह थी कि वो भारत में ब्रिटिश साम्राज्य के सबसे बड़े और सबसे खतरनाक दुश्मनों में से एक माने जाते थे। उनका ये मशहूर कौल उनके जज्बे को, उनकी फितरत को दिखाता है। वो किसी भी कीमत पर झुकने को तैयार नहीं थे। उनका मानना था कि गुलामी में लंबी जिंदगी जीने से कहीं बेहतर है शेर की तरह एक दिन की जिंदगी। टीपू अंग्रेजों के लिए एक अलग ही तरह का खतरा थे, क्योंकि वो वक्त से आगे की सोचते थे। वो पहले भारतीय थे जिन्होंने युद्ध में रॉकेट का इस्तेमाल किया। उन्होंने किसानों की भलाई के लिए रैयतवारी सिस्टम लागू किया, जिसमें सरकार सीधे किसानों से टैक्स लेती थी। बीच के बिचौलियों को हटा दिया गया। इतना ही नहीं, उन्होंने अंग्रेजों के दुश्मन फ्रांस के साथ डिप्लोमेटिक रिश्ते भी कायम किए। उनकी सोच वाकई अपने समय से बहुत आगे थी। चलिए अब कहानी का रुख भारत के उत्तर पश्चिम की ओर करते हैं। यहाँ महाराजा रणजीत सिंह के नेतृत्व में एक बहुत ही ताकतवर और एकजुट सिख साम्राज्य अंग्रेजों के रास्ते में एक मजबूत किले की तरह खड़ा था। रणजीत सिंह का साम्राज्य कोई मामूली ताकत नहीं था। उनकी सेना एशिया की दूसरी सबसे बड़ी सेना थी और उसे यूरोपीय तरीकों पर ट्रेनिंग दी गई थी। वो इतने पावरफुल थे कि अंग्रेजों को भी उनके साथ 1809 में अमृतसर की संधि करनी पड़ी, जिसने सतलुज नदी को कई दशकों तक दोनों साम्राज्यों के बीच की सीमा बनाए रखा। लेकिन 1839 में रणजीत सिंह की मौत के साथ ही ये मजबूत दीवार भी ढहने लगी। उनके बाद सिख साम्राज्य अंदरूनी झगड़ों और साजिशों का शिकार हो गया, और अंग्रेज वो तो इसी मौके की ताक में थे। उन्होंने इस कमजोरी का फायदा उठाया और 2 भयानक युद्धों के बाद 1849 में पंजाब पर भी कब्जा कर लिया। तो अब हम कहानी के उस आखिरी पड़ाव पर हैं, जहां ये समझना जरूरी है कि आखिर कैसे अंग्रेजों ने एक-एक करके भारत की सभी बड़ी ताकतों को अपने कब्जे में ले लिया। ये बिल्कुल एक डोमिनो इफेक्ट जैसा था, जो एक बार शुरू हुआ तो फिर रुका ही नहीं। पहला डोमिनो गिरा 1764 में बंगाल, फिर 1799 में टीपू सुल्तान की शहादत के बाद मैसूर भी गिर गया। 1849 में पंजाब को मिला लिया गया और आखिर में 1856 में कुशासन का बहाना बनाकर अवध को भी हड़प लिया गया। मतलब एक सदी के अंदर हिंदुस्तान की बड़ी बड़ी रियासतें एक के बाद एक ढह गईं। ये टेबल एक तरह से उस पूरी सदी की कहानी का सार है। बंगाल, मैसूर, पंजाब, अवध, ये सभी अपने आप में ताकतवर राज्य थे, लेकिन एक एक करके अंग्रेजों का शिकार बनते चले गए। मुगलों के पतन से सत्ता में जो खालीपन आया था, उसे ईस्ट इंडिया कंपनी ने पूरी तरह से भर दिया था। तो आखिर में एक सवाल पर आके रुकते हैं, एक ऐसा सवाल जो आज भी इतिहास के पन्नों में गूंजता है। क्या होता अगर बंगाल, मैसूर, मराठे और सिख, ये सारी बड़ी बड़ी ताकतें उस वक्त एक हो जातीं, अंग्रेजों के खिलाफ मिलकर लड़तीं? तो क्या भारत का इतिहास, हमारा भविष्य कुछ अलग होता? खैर, इसी सवाल के साथ आज का ये सफर यहीं रोकते हैं।